नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अकाली दल के विधायकों के सीएम का विरोध किए जाने का मुद्दा सदन में उठाया। बता दें कि अकाली दल के विधायकों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया था। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि ये कार्य निंदनीय है। साथ ही स्पीकर ने इस बारे में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और अकाली विधायकों के खिलाफ सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन में शिकायत दी। तो आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अकाली दल के विधायकों के सीएम का विरोध किए जाने का मुद्दा सदन में उठाया है। बता दें कि अकाली दल के विधायकों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया था। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि ये कार्य निंदनीय है। साथ ही स्पीकर ने इस बारे में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और अकाली विधायकों के खिलाफ सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन में शिकायत दी। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। ऐसी जानकारी मिल रही है कि हरियाणा विधानसभा में आज सीएम का विरोध किए जाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए आज जो विधानसभा बजट सत्र का जो छठा दिन है और क्वेश्चन आवर से जो है इसकी शुरुआत हुई विधानसभा की और अब जो है जो बजट है उस पर चर्चा हो रही है और एक बार जो है कांग्रेस बाइकआउट भी जो है इस सेशन का करने के बाद जो तमाम विधायक हैं वो वापस सदन में लौट आए और सदन की जो कार्रवाई है जो बजट है उस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। और वहीं जो विधानसभा में ये मुद्दा आज उठाया गया कि जो सीएम का अकाली जो विधायक है उनकी तरफ से जो घेराव और विरोध प्रदर्शन जो एक सुयोजित तरीके से जो किया गया था और उसको लेकर जो है आज ज्ञानचंद गुप्ता जो अध्यक्ष विधानसभा हैं उनकी ओर से ये विधानसभा में बोला गया कि और उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि इसके जो जांच कमेटी जो गठित कर दिया और सेक्टर 3 जो थाना है उसमें जो है इन विधायकों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवाने की भी जो है विधानसभा की ओर से बात की गई है। जो ये घटना है इसकी निंदा भी की गई। इस तरह की जो घटना है वो भविष्य में ना हो, इसके भी जो है तमाम जो एहतियात जो है विधानसभा की ओर से बरती जाएंगी। बिल्कुल अभिषेक, इस पूरे मसले पर अगर हम विपक्ष के नेताओं की बात करें तो उनका क्या कुछ कहना रहा? जी देखिए, ये जब इस बारे में विपक्ष के नेताओं से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो अगर इस तरह का जो पहले विधानसभा सत्र से पहले जो हमारी बात हुई कि इस तरह का अगर कोई प्रस्ताव जो सरकार लेके आती है कि इसके निंदा प्रस्ताव अगर लाती है अकाली विधायकों के खिलाफ तो उस एक बार प्रस्ताव आने के बाद ही उस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि अभी जो है अभी विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और इस पर जरूर जो विपक्षी नेता है उनसे बात की जाएगी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा खुद ये जो है बात कही गई है विधानसभा के अंदर और ये मुद्दा उठाया गया कि ये जो अकाली विधायकों की तरफ से जो मुख्यमंत्री का घेराव और सुनियोजित तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है जिसमें काले झंडे तक दिखाए गए और एक जो उसकी निंदनीय जो ये घटना है उसका इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। इसके लिए जो है कानूनी सहारा भी लेना पड़ा, एफआईआर दर्ज करवाने तक की नौबत जो आई है। तो इसके लिए उनकी ओर से ये मुद्दा जो विधानसभा में उठाया गया, इसके बारे में विधानसभा खत्म होने के बाद जो नेता विपक्ष है और विपक्षी जो अन्य जो विधायक हैं उनसे इसके बारे में जरूर जानने की कोशिश की जाएगी कि वो इसको किस तरह देखते हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, एक यहाँ पर जानकारी हम आपसे ये भी चाहेंगे कि अकाली विधायकों के द्वारा जो कुछ भी किया गया है उस पर कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? क्या वो समर्थन कर रहे हैं कि अकाली विधायकों के द्वारा जिस तरीके से विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए, क्या वो इसके समर्थन में है? जी देखिए, जब ये विधानसभा में ये विषय जब रखा गया, जब अगर विपक्षी इस पर प्रतिक्रिया का इंतजार ही था, उसी दौरान जो है असीम गोयल जो विधायक हैं बीजेपी के अंबाला सिटी से, उन्होंने एक अपना विषय बीच में रखते हुए कहा कि जो किसानों के द्वारा या जो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा उनका जो विरोध उनके घर में किया गया और उसके बाद जो है इस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, उन्होंने सीधा साफ तौर पर कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि इस तरह की जो स्थिति है वो कांग्रेस की ओर से आगे की ओर से लाई गई है। उन्होंने उकसाया है जो किसान है या और उनके जो चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट है, पिछले जो कैंडिडेट वो भी इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है वहां पर देखे गए। तो इसके लिए उसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने इस तरह का भी प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया जिसमें कि जो तमाम जेजेपी और बीजेपी विधायकों को
जो विरोध का सामना इस समय करना पड़ रहा है। अगर इस तरह जो विरोध करते हैं तो उसका निंदा प्रस्ताव जो है मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया। और वहीं जो नेता विपक्ष उनकी ओर से कहा गया कि इस तरह के निंदा प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस इसमें कहीं भी ऐसे जो विरोध प्रदर्शन होते हैं उसमें साथ नहीं खड़ी। और ये जो कानूनी जो रूप जो देखना वो सरकार का काम है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति को संभालना जो है वो कानून और सरकार के हाथ में है और सरकार का काम है। तो इसमें प्रस्ताव लाने की कहीं भी बात नहीं है। उसको लेकर फिर जो कांग्रेस ने बाइकआउट किया और उसके बाद जो बड़ा आरोप जो सरकार की ओर से कहीं मुख्यमंत्री की ओर से लगाया कि कांग्रेस जो है ऐसे प्रोटेस्ट और इस तरह किसानों को उकसाने का जो है उनके कई विधायकों द्वारा या कई नेताओं द्वारा जो किया जा रहा है उसका मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया। और वो इसी का जो है नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा खंडन करते हुए दिखे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस इस तरह की भूमिका नहीं निभाती। ये जरूर है किसान आंदोलन के साथ खड़ी है लेकिन कोई सुनियोजित तरीके से किसी का विरोध करवाने में या इस तरह के कार्यक्रम में शामिल उनका कोई भी विधायक नहीं है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई जिसमें बजट पर चर्चा से पहले रणनीति बनाई गई। विधानसभा में बजट पर चर्चा से पहले एएनबी न्यूज से बात करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस बार का बजट नीरस और निराशाजनक था। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ मौजूद है। सर, सत्र 2 बजे से शुरुआत होगी, विधायक दल की बैठक ली गई है, क्या फैसला किया गया सर? कोई फैसले नहीं, फैसले लिए गए। अभी बजट में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, क्या होगा, क्या किसने क्या विषय उठाना है, किस पे स्ट्रेस करना है। सर, जहां आपको कमी लगी बजट में, जहां किसी तरह का प्रावधान जो सरकार की जो प्रदेश की जनता के हित में कहीं ना कहीं जो लूज पॉइंट है उसको जो आपकी ओर से कहा गया वो विधानसभा में रखे जाएंगे सर? बजट में कुछ नहीं, नीरस बजट है जी। और जो है निराशाजनक बजट है। बजट को लोग हमारे साथी सभी बताएंगे। सर, सार्वजनिक जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसी से इसकी भरपाई करवाई जाएगी। इस तरह का विधेयक जो है सरकार लाने की कोशिश में है। लाएंगे तो जब बताएंगे, जब देखेंगे क्या विधेयक है, देखेंगे। शुक्रिया। तो ये नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। अभी कांग्रेस विधायक दल की बैठक ली है जिसमें जो है तमाम रणनीति जो है किस तरह सरकार को विधानसभा में घेरा जाएगा इसकी रणनीति जो है तैयार की गई है। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ एएनबी न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हरियाणा चौपाल में रुक लेते हैं। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बंगाल की सियासत में शुरू हुए आरोप प्रत्यारोप का असर इन दोनों देश भर में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में चोटिल हुई ममता बनर्जी ने खुद को खतरनाक घायल टाइगर बताया। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपने ही अंदाज में ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए नजर आए। अनिल विज ने ममता के बयान पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी को नकली टाइगर करार दिया। विज ने कहा कि आज तक काम करने वाले टाइगर ने तो ऐसा नहीं बोला, लेकिन ये नकली टाइगर हैं जो ऐसे बोलते हैं। तो वहीं दूसरी बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी ट्विटर पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, जिसके चलते आए दिन राहुल गांधी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने एक और ट्वीट कर सरकार पर बड़े आरोप लगाए और कहा कि पीएम देश फूंक कर मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार किया। विज ने कहा कि ये बयान राहुल गांधी शीशे में अपना प्रतिबिंब देखकर दिया होगा, क्योंकि जब से कांग्रेस सत्ता से गई है तब से ये आग लागू पार्टी बन गई है। फिर देश में चाहे कोई भी मुद्दा हो, ये उस पर जनता को भड़काने का काम करते हैं। ममता
बनर्जी खुद को टाइगर बता रही है और कह रही है कि घायल टाइगर जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। आज तक किसी टाइगर ने तो ये शब्द बोले नहीं हैं। जो टाइगर काम करता है उसने तो बोले नहीं है। ये नकली टाइगर ही बोलते हैं ऐसी बातें। ये तो राहुल गांधी अपना प्रतिबिंब शीशे में देखकर बोल रहे हैं, क्योंकि ये काम तो कांग्रेस कर रही है। जब से इनके हाथ से सत्ता छीनी है, ये आग लगाओ पार्टी बन गई है और एक ही काम ये करती है कि देश में कहीं कोई मुद्दा हो उसको भड़काओ। अब चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे कोई और मुद्दा हो। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ चंडीगढ़ में एक वैक्सीन सेंटर पहुंचे, जहां ओपी धनखड़ ने अपने परिवार समेत खुद को कोरोना की वैक्सीन लगवाई। वहीं मीडिया से बात करते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि वह माता पिता और पत्नी अपनी बहन के साथ वैक्सीन सेंटर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मैं वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाई। वैक्सीनेशन आपने करवाया है, क्या कहेंगे? देखिए, आज सह परिवार में माताजी पिताजी के साथ और धर्मपत्नी और बहन के साथ यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पर आया हूँ। हमने 5 लोगों ने अभी वैक्सीन ली है और 4 हफ्ते बाद दूसरी वैक्सीन के लिए यहाँ चिकित्सकों ने आग्रह किया है। बहुत ही आराम से वैक्सीनेशन डॉक्टर साहब कर रहे हैं, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और वैज्ञानिकों का जिन्होंने भारत में 2 वैक्सीन विकसित की, भारत की सरकार का, भारत के प्रधानमंत्री का कि 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए आवंटित किया। इसको दुनिया की वैक्सीन, वर्ल्ड वैक्सीन कहा जा रहा है अमेरिका तक में। और हमारे पड़ोसी देशों से लेकर दूर दराज के छोटे छोटे देशों तक हम वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। 2 कारणों से इसको विश्व वैक्सीन कहा गया। एक तो इसकी सस्ती है हमारी वैक्सीन दुनिया के और देशों से, दूसरा इसकी टेम्परेचर की रेंज भी, इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। भाइयों को हाई टेम्परेचर लो वगैरह चाहिए, वो वेस्टर्न कंट्रीज में जो बनी है, तो इसकी ख्याति बहुत बढ़ी है। और मुझे एक पल ने बहुत भावुक किया जब ब्राजील हमारी वैक्सीन पहुंची तो वहाँ के राष्ट्रपति ने हनुमान जी का चित्र लगाकर संजीवनी बूटी लाते हुए का ट्वीट किया, थैंक यू भारत, थैंक यू इंडिया इस वैक्सीनेशन के लिए। तो बहुत ही ऐसे गौरव के पल हैं हर भारतीय के लिए कि हम केवल अपनी नहीं, जैसा हमारा मूल मंत्र है वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, उस नाते से विश्व की चिंता भी कर रहे हैं। इसमें कहूँगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इसमें भी शुरू में जब वैक्सीन आया तो लोगों ने पॉलिटिक्स करने की कोशिश की और बहुत ही ऐसी चीज़ें कही गई जो नहीं कही जानी चाहिए थी। और भारत की वैक्सीन का विश्वास अब पूरी दुनिया में हो रहा है, करोड़ों लोगों तक लग चुकी है, सब लोग सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। इसलिए मैं आह्वान करूंगा कि सब लोग, हमारे प्रमुख लोग सबसे पहले वैक्सीनेशन कराएं, मंत्री, विधायक, पार्टी के बड़े नेता और पार्टी के कैडर को मैं अपील करूंगा कि हर बुजुर्ग को वैक्सीनेशन सेंटर तक लाएं और उनको वैक्सीन लगवाएं। इससे ये सामाजिक धर्म अपना वो निभाएं। आपके पिताजी ने भी, माताजी ने भी, बहन जी ने भी लगवाई हैं, आपकी धर्मपत्नी ने भी लगवाई, तो उनका क्या कुछ कहना था? किसी तरीके का डर था उनके? नहीं, बहुत आराम से मेरे माताजी पिताजी दोनों गए हैं, तो उनको औषधि विज्ञान से पूरा परिचय है और बड़े चाव के साथ उन्होंने वैक्सीनेशन कराया है। और बाकी परिवार के परिजनों ने भी, मेरी धर्मपत्नी और बहन ने भी बहुत ही उससे वैक्सीन एक छोटी सी 1 ml की वायल है, तो पता भी नहीं लगता कब आपको लगा दी गई है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई चिंतित होने की बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
हरियाणा चौपाल में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरियाणा में हिसार के बाद अब पिंजौर में एयर टैक्सी सेवा शुरू होगी। पर्यटक स्थल पिंजौर से जल्द ही एयर टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। यह सेवा मौजूदा बुनियादी ढांचे से ही शुरू होगी और इसके बाद सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। गांव ढोर और पिंजौर फ्लाइंग क्लब में हेलीपैड और रनवे को बड़ा करने के साथ ही सुविधाओं को और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। वहीं हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने के सरकार के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस चुनौती देने संबंधी याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने याचिका में कहा कि अभी सरकार का यह एक्ट इंडस्ट्री पर एप्लीकेबल नहीं हुआ है। ऐसे में याचिकाकर्ता को यह याचिका वापस लेने की छूट दी जाती है। हाईकोर्ट ने याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार ने निजी सेक्टर में राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधानसभा में बिल पास किया था, जिस पर राज्यपाल भी मुहर लगा चुके हैं। उधर हरियाणा के करनाल में डेयरी और गौशाला में चारा देने वाले किसानों ने सांकेतिक हड़ताल की। किसानों का कहना है कि उन्हें चारे का सही रेट नहीं मिलता है। किसानों ने कहा कि अगर चारा देने वाले किसान हड़ताल पर चले जाएंगे तो उसका प्रभाव पशुओं की सेहत पर पड़ेगा। साथ ही साथ दूध उत्पादन पर भी। आज डेयरी और गौशाला में चारा देने वाले किसानों ने धरना दिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सांकेतिक हड़ताल की। किसानों की मांग है कि उनके चारे का रेट तय किया जाए। फिलहाल उन्हें 80 से 90 रुपए क्विंटल के हिसाब से चारे के पैसे मिलते हैं। इसे बढ़ाकर 200 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। किसानों का कहना है कि फिलहाल ये सांकेतिक हड़ताल थी। अगर प्रशासन मांगों पर विचार नहीं करेगी तो ट्रॉलियां लाकर जिला सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। सभी डेयरी वालों के लिए जो करनाल में जो दूध का काम करते हैं, भैंस और गाय पालते हैं, उनके लिए घास उगाने का काम करते हैं और यहाँ पर घास लेकर के आए हैं। हमारे को कई बार तो अच्छा रेट दे देते हैं, ये जो खरीदार हैं कई बार हमारा रेट इतना कम कर देते हैं कि हमारी लागत मूल्य भी मतलब पूरी नहीं होती और हमें जेब से पैसे देने पड़ते हैं। हम शाम के टाइम इस घास को कटवाते हैं सर और सुबह इसको लोड करवाते हैं ताकि ये घास खराब ना हो। अगर शाम को ही लोड कर दिया तो ये गर्म हो जाएगा और पशुओं को बीमारी हो जाएगी। हम इनके खरीदारों का भी विशेष ध्यान रखते हैं ताकि पशुओं को अच्छा घास मिले, लेकिन ये खरीदार जो हैं, जो दूध की डेयरी वाले हैं, हमारे घास का समर्थन मूल्य हमें नहीं देते हैं। तो हमारा जो है ना, इन सभी भाइयों से निवेदन है कि कम से कम हमें इतना रेट दिया जाए ताकि हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो किसान भाइयों को और आपको भी कोई नुकसान ना हो। हड़ताल ये थी कि आज इन्होंने जो रेट है हमारा बहुत कम कर दिया था, 80 से 90 रुपए का रेट मतलब ये खरीदना चाह रहे थे, जबकि एक ट्रॉली में 10 से 12 क्विंटल घास होता है। अगर मान लो ये 80 रुपए खरीदेंगे तो 10 क्विंटल 800 रुपए का घास हुआ। बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल में फतेहाबाद के बैंक कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी हाथों में सौंप रही है। इसके चलते न सिर्फ बैंक कर्मचारियों का अहित होगा बल्कि आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकार को अच्छा खासा मुनाफा कमा कर दे रहे हैं, फिर भी सरकार इन बैंकों को निजी हाथों में सौंपना चाहती है। बैंकों के निजी हाथों में जाने से निजी कंपनियां केवल अपना फायदा सोचेंगी। इसी के चलते आज पूरे देश के बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं और फतेहाबाद में भी बैंक कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर रोष जाहिर किया है। बजट की जब घोषणा गवर्नमेंट ने की थी, उस बजट की घोषणा में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी करने के एक बैंक भारत सरकार ने अल्टीमेटम दिया था, जिसके तहत हमारे 2 बैंकों को निजीकरण के लिए पारित कर दिया है। तो देश के अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनको निजीकरण जब कर रहे हैं उसके खिलाफ सारे बैंकर इकट्ठे देशव्यापी 10 लाख कर्मचारी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। 15 और 16 तारीख किसान आंदोलन लगातार जारी है और किसान आंदोलन को आज पूरे 110 दिन हो गए हैं। वहीं अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार का समर्थन करने वाले विधायकों के खिलाफ भी किसानों का रोष लगातार जारी है। आज भी किसानों के द्वारा फतेहाबाद के रतिया इलाके में
मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और रतिया के बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा का पुतला जलाकर रोष जाहिर किया गया। किसानों का कहना था कि आम जनता ने विधायकों को वोट दिए, लेकिन जब आम जनता का पक्ष लेने का वक्त आया तो विधानसभा में विधायकों ने जनता का पक्ष नहीं लिया। इसी के विरोध में किसान जिला स्तर पर विधायकों का पुतला जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं किसान नेता जरनैल सिंह ने बताया कि आज किसान आंदोलन को 110 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से कृषि कानून को लेकर कोई सुनवाई नहीं की जा रही। इसके चलते हम जिला स्तर पर विधायकों का पुतला जला रहे हैं और रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ देश में आज बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है। कर्मचारी निजीकरण को लेकर हड़ताल पर हैं। हरियाणा के करनाल के सेक्टर 12 में कर्मचारी धरना लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। आपको बता दें कि बैंक कर्मचारी निजीकरण को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि सरकार सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने की तैयारी में है। ऐसे में नुकसान आम जनता का भी होगा। वहीं बैंक कर्मचारी अपनी तनख्वाह कटवाकर ये बैंक हड़ताल कर रहे हैं। बैंक कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगे भी वो हड़ताल पर जाएंगे और अनिश्चित काल तक के लिए हड़ताल कर सकते हैं। हम तो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है निजीकरण का, वो कम्प्लीटली अगेंस्ट है। हमारी जनता जो है वो गरीब है। जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, सारी नेशनलाइज बैंक में आती हैं और बैंकर्स हमारे नेशनलाइज बैंकर्स ही उसको फॉलो करते हैं। प्राइवेट बैंक में वो स्कीम नहीं दी जाती और इतनी सारे हमारे एम्प्लॉयज है जो दिन रात लगे रहते हैं। जितनी भी मोदी जी की जितनी भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले विभिन्न बैंकों की आज हड़ताल के चलते आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेवाड़ी जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक सहित 17 बैंकों के सैकड़ों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न बैंकों का निजीकरण करने के विरोध में रोष प्रकट करते हुए आज से 2 दिन तक राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। सभी प्रतिनिधियों ने सरकार की जगह विरोध करते हुए देश की संपत्ति को बेचने से रोकने के लिए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस दौरान फोरम के नेताओं का कहना है कि बैंक के निजीकरण की नीति वापस लेने, जन विरोधी बैंकिंग सुधारों पर रोक लगाने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बचाने और जनता की बचत को सुरक्षित रखने को लेकर देश भर के 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बैंकों को जो प्राइवेट मोदी सरकार करने जा रही है उसके विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर हम कर रहे हैं। आज पीएनबी के सभी बैंक कर्मचारी और अधिकारी 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर है। बैंकों को जो अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एक ये कहा कि 2 बैंकों को प्राइवेट किया जाएगा, अभी उनके नाम उन्होंने अनाउंस नहीं किए ऑफिशियली, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का हम विरोध कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन करने से नुकसान बहुत है। पहले जो हमारा नेशनलाइजेशन का पर्पज़ था, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये पर्पज़ खत्म हमारा सोल हो गया। हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।